नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कैम्बियम की संरचना के अंतर्गत अपन ने कैम्बियम के प्रकार, कैम्बियम की उत्पत्ति, कैम्बियम में कोशिका विभाजन तथा कैम्बियम की कार्यशीलता के बारे में पढ़ा था। कैम्बियम के प्रकार में अपन ने अंतःपुलीय कैम्बियम, अंतरापुलीय कैम्बियम और कोर कैम्बियम के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके स्टेम में पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं वो दो प्रकार की कैम्बियम के बनने के कारण होती हैं। एक तो होती है वेस्कुलर कैम्बियम या सहवन कैम्बियम और दूसरी होती है वो कॉर्क कैम्बियम। इन दोनों की सक्रियता से ही द्वितीयक वृद्धि होती है और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो जो जिम्नोस्पर्मिक और जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो पाए जाने वाले वेस्कुलर मंडल होते हैं वो यूस्टिलिक अवस्था में पाए जाते हैं। यूस्टिलिक अवस्था का मतलब होता है जो वेस्कुलर मंडल होते हैं वो रम के अंदर एक रिंग या वलय के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से ये रम क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से एक रिंग या वलय का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह की अवस्था को अपन यूस्टिलिक अवस्था कहते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त, संपार्श्विक व खुले होते हैं। खुले का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में है जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म और डाइकोट स्टेम के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो रीजन के अंदर होती हैं। एक तो रम क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि और एक बाह्य रम क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि। तो अपन शुरुआत करते हैं रम क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि। तो इस वृद्धि की या इस जो रम क्षेत्र होता है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि की जो शुरुआत है वो अंतःपुलीय कैम्बियम और अंतरापुलीय कैम्बियम के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। यानी कि अंतःपुलीय कैम्बियम का मतलब होता है एक वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाने वाली जाइलम और फ्लोएम के बीच में सिचुएटेड कैम्बियम, और अंतरापुलीय का मतलब होता है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाने वाली कैम्बियम को अंतरापुलीय कैम्बियम कहते हैं। तो अंतःपुलीय कैम्बियम की एक्टिविटी से और अंतरापुलीय कैम्बियम के निर्माण के साथ ही रम क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि शुरू हो जाती है। वेस्कुलर बंडल के बीच में उपस्थित मर्दूत की कोशिकाएं क्या करती हैं, विभज्योत की होकर अंतरापुलीय कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो अंतरापुलीय कैम्बियम या इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है, जो दो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो विभज्योत की होकर इसका निर्माण करती हैं। अंतःपुलीय कैम्बियम तथा अंतरापुलीय कैम्बियम यानी कि अंतःपुलीय जो कैम्बियम होती हैं वो अंतरापुलीय कैम्बियम के साथ जुड़कर एक कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन करती हैं जिसे सेवन कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और जो ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, तर्कुरूपी आद्यक कोशिकाएं और अरीय किरण या रश्मि आद्यक, अरीय या किरण या रश्मि आद्यक कोशिकाएं। जो तर्कुरूपी कोशिकाएं होती हैं वो लंबी और न्यूक्लियस सिरों वाली होती हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, सक्रिय होकर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। जबकि अरीय या किरण या रश्मि आद्यक कोशिकाएं हैं जो छोटी और लगभग समव्यासी होती हैं और ये सेल विभाजन के द्वारा द्वितीयक सेवन ऊतकों में अरीय दिशा में सेकेंडरी मेडुलरी रेज यानी कि द्वितीयक मज्जा रश्मियों का या द्वितीयक मज्जा किरणों का निर्माण करती हैं। फिर सेवन कैम्बियम के निरंतर विभाजन से अब जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर उसकी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। तो उसके कंटिन्यूस डिवीजन से स्तंभ के केंद्र की ओर तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, जबकि सेवन कैम्बियम के बाहर की तरफ यानी कि परिधि की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो बाहर की तुलना में अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में द्वितीयक जाइलम का अधिक मात्रा में निर्माण होता है और जिसके कारण है जो मज्जा जो केंद्र में सिचुएटेड होती है उसका द्वितीयक जाइलम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और मज्जा है जो नष्ट हो जाती है। फिर द्वितीयक फ्लोएम के द्वारा भी
जो बाहर की तरफ प्राथमिक फ्लोएम सिचुएटेड होता है उसको बाहर की ओर धकेला जाता है और अंत में जो प्राथमिक फ्लोएम होता है वो द्वितीयक फ्लोएम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या फिर धीरे धीरे ये विघटित हो जाता है। रम क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के कारण प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम है जो द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, फिर मज्जा नष्ट हो जाती है और वल्कुट पर भी दबाव पड़ता है जिसके कारण जो एपिडर्मिस और जो हाइपोडर्मिस सेल्स होती हैं उनकी सेल्स है जो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इसके अलावा जो द्वितीयक जाइलम बनते हैं वो वाहिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम वर्धूतक और जाइलम रेशे से बनते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण द्वितीयक फ्लोएम है जो चालनी नलिका सहकोशिका बास्ट रेशे और फ्लोएम वर्धूतक से बने होते हैं। तो इसको जो रम क्षेत्र में पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि होती है उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल होता है वो यू स्टिक स्टेज में या यू स्टिक पोजीशन के अंदर सिचुएटेड होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक वलय के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और इसमें जाइलम है जो अंदर की तरफ है और प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ है, एक वेस्कुलर बंडल के अंदर प्राइमरी फ्लोएम है जो बाहर की तरफ है और इन दोनों के बीच में जो पाई जाने वाली कैम्बियम होती है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। फिर इन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये वेस्कुलर बंडल और इस वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पेरेनकाइमेटिक सेल्स होती है या मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं वो विभज्योत की होकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतरापुलीय कैम्बियम का या अंतरापुलीय एदा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर तो बनता है अंतरापुलीय एदा और यहाँ पर बनती है अंतःपुलीय एदा। तो अंतरापुलीय और अंतःपुलीय एदा दोनों आपस में जुड़कर एक कैम्बियम वलय का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से जो ये बीच में है जो बन जाती हैं ये अंतरापुलीय एदा और अंतरापुलीय एदा है जो अंतःपुलीय एदा के साथ यानी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में जॉइंट होकर एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं या रिंग शेप्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन कोर कैम्बियम या 7 कैम्बियम कहते हैं। तो इस तरह से 7 कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये 7 कैम्बियम क्या करेगी, बाहर की तरफ तो द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ है जो द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती हैं। अब देखो इस डायग्राम के अंदर देखो कि अंदर की तरफ ये बन रहा है द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम बनने के कारण जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है इसके कारण ये जो प्राथमिक जाइलम है ये धीरे धीरे मज्जा की ओर खिसक रहा है और बाहर की तरफ ये वाला जो पार्ट है ये सेकेंडरी फ्लोएम को शो कर रहा है। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम क्या कर रहा है, इस प्राइमरी फ्लोएम को परिधि की ओर बाहर की ओर धकेल रहा है। तो धीरे धीरे ये जो है प्राइमरी फ्लोएम है वो नष्ट हो जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, सेकेंडरी फ्लोएम ले लेगा। इसी प्रकार सेकेंडरी जाइलम भी क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर की ओर वृद्धि करेगा तो जो मज्जा क्षेत्र है वो भी नष्ट हो जाएगा और प्राइमरी जाइलम है वो भी नष्ट हो जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। तो ये वाली जो यहाँ तक है ये जो डायग्राम है ये शो करता है रम क्षेत्र के अंदर होने वाली द्वितीयक वृद्धि को। तो ज्यों ज्यों कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ती है तो बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है। तो द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम बनने के कारण जो परिधि की तरफ जो सेल्स होती है पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, उनकी और प्रेशर मतलब उनकी उन पर दबाव बनता है। तो जो हाइपोडर्मिस या जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो उनमें से कुछ सेल्स हैं जो विभज्योत की हो जाती हैं और कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। अब अपन पढ़ते हैं बाह्य रंध्रीय क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि, यानी कि जो डाइकोट स्टेम होता है और जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है उसके अंदर रम क्षेत्र के बाद में बाह्य रंध्रीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो रम क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के कारण वल्कुट, हाइपोडर्मिस और बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और वल्कुट की जो सेल्स होती हैं कुछ सेल्स विभज्योत की होकर कोर कैम्बियम या जिसको कागजन या फेलोजन भी कहते हैं उसका निर्माण करती हैं। फिर ये जो कोर कैम्बियम की सेल्स होती हैं परिणतिक विभाजन के द्वारा अपने अंदर और बाहर की तरफ है जो नई सेल्स बनाती हैं। कोर कैम्बियम के अंदर की ओर कोर कैम्बियम के अंदर की ओर जो कोशिकाओं का स्तर बनता है उसको द्वितीयक वल्कुट या काग स्तर जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म भी कहते हैं। और कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ जो सेल्स का कोशिकाओं का स्तर बनता है यानी कि बाह्य त्वचा की ओर जो कोशिकाओं का स्तर बनता है उसको काग या फेलम या कोर कहते हैं।
फिर कोरकेदा क्या करती हैं? कोरकेदा, द्वितीयक वल्कुट और कोर्क, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पेरिडर्म या परित्वक कहते हैं। फिर बाह्य त्वचा व परित्वक के बाहर की सेल्स भी फट जाती हैं और उनकी जगह अनेक स्थानों पर लेंटिकल्स या वातरंध्र का निर्माण होता है। अब ये जो बाह्य रंध्रीय क्षेत्र के अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को डायग्राम शो कर रहा है। तो जो रंध्र क्षेत्र के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि हो रही होती है तो उसके कारण जो कोर्टेक्स की सेल्स पर भी प्रेशर बढ़ता है। तो कोर्टेक्स की कुल सेल्स क्या करती हैं? विभज्योत की होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? कॉर्क का फॉर्मेशन करती हैं या कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करती हैं? बाहर की तरफ तो कॉर्क का फॉर्मेशन करती हैं और अंदर की तरफ है जो सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से, ये है जो कॉर्क कैम्बियम है। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करती हैं? इसकी सेल्स के अंदर परिणतिक विभाजन होता है या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो बाहर की तरफ तो ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? कॉर्क का फॉर्मेशन करती हैं और अंदर की तरफ है जो सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कोर्टेक्स, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पेरिडर्म। और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो एपिडर्मिस होती हैं उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। तो एपिडर्मिस की सेल्स फट जाती हैं और बाहर की तरफ है जो वातरंध्र या लेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस दौरान जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक जाइलम की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका निर्माण है जो सेवन कैम्बियम का रंध्र क्षेत्र में अंदर की तरफ सक्रियता से के कारण होता है और इसे कास्ट या वुड भी कहते हैं। और जो द्वितीयक जाइलम होता है वो 4 प्रकार के तत्वों से या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइम, यानी कि वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम रेशा और जाइलम मर्दोतक से बना होता है। तो इनमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वाहिनिका या ट्रैकिड्स के बारे में। वाहिनिका या ट्रैकिड्स होती हैं, ये लंबी बेलनाकार और नुकीले सिरों वाली होती है। इनके दोनों सिरे जो नुकीले होते हैं और ये सदैव अछिद्री होती है। इसकी सरफेस पर या इसकी वॉल पर है जो कोई भी छिद्र नहीं प्रेजेंट होता है। और इनकी जो वॉल होती है वो कठोर और लिग्निन युक्त होती हैं। प्रोटोजाइलम की जो वाहिनिकाएं होती हैं उनकी द्वितीयक भित्ति पर जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है वो वलयाकार या सर्पिल क्रम में होता है। जबकि मेटाजाइलम है जो द्वितीयक भित्ति पर लिग्निन का डिपोजिशन सीढ़ी नुमा या जालिकावत होता है। इसके अलावा जो वाहिनिकाएं हैं वो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जाइलम के अंदर पाई जाती हैं। जनरली जो वाहिकाओं का फंक्शन है वो जड़ के द्वारा जो एब्जॉर्ब वाटर है और जल के अंदर जो घुले हुए खनिज पदार्थ होते हैं उनको प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और इसके अलावा प्लांट को यांत्रिक शक्ति या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वेसल्स या वाहिकाओं के बारे में। तो वेसल्स हैं जो वाहिनिकाओं या ट्रैकिड्स की तुलना में छोटी होती हैं और ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। और ये लंबाई में ट्रैकिड से तो छोटी हैं परंतु इनका जो ल्यूमेन का मतलब होता है इसके सेंटर में पाए जाने वाला जो स्पेस होता है उसका व्यास है जो ट्रैकिड्स की तुलना में अधिक होता है। जो वेसल्स की जो सेल्स होती है मृत होती हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। और इनकी जो जनरली जो वेसल्स होती हैं उनकी लेटरल वॉल्स पर गर्त या पिट भी प्रेजेंट होते हैं और ये छिद्रिल होती हैं। जबकि जो ट्रैकिड्स थी वो अछिद्रिल थी और ये छिद्र इनके सिरे पर भी हो सकते हैं या अंतस्थ या पार्श्व स्थिति पर भी हो सकते हैं। वाहिका भित्ति का वह क्षेत्र जिसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है छिद्रण तल। जहां पर छिद्र पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा? छिद्रण तल कहलाता है। और इस तल के चारों ओर वाला क्षेत्र है जो छिद्रण कोर कहलाता है। अब छिद्रण तल के आधार पर जो छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों की संख्या के आधार पर छिद्रण तल है जो 2 प्रकार का होता है, सरल छिद्रण तल और बहु छिद्रण तल। सरल छिद्रण तल में एक बड़ा छिद्र होता है जबकि बहु छिद्रण तल में एक से अधिक छिद्रों वाले तल होते हैं और इनमें छिद्र है जो सीढ़ीनुमा जालिका रूपी या रंध्र युक्त क्रम में विन्यासित रहते हैं। एंजियोस्पर्म के सभी सदस्यों के अंदर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं पाई जाती हैं जबकि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में
वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है जिसका नाम है निटेलीज। निटेलीज गण के जो सदस्य होते हैं अपवाद स्वरूप इनके अंदर वेसल्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स का जो फंक्शंस होता है वो वाटर का स्टोरेज करना और उनको सेवन के लिए या उनका मतलब ये उनके सेवन के लिए उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जाइलम मर्दूतक और जाइलम किरणों के बारे में। इसके अलावा फ्लोएम की जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।